अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल जर्नल, जिसका क्या मतलब होता है रिकॉर्डिंग, जस्ट रिकॉर्डिंग करना हमारे एक जर्नल में। इसका सेकंड नाम क्या होता है हमारे पास, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। देन थर्ड नेम है हमारे पास टू कॉलम्स जर्नल एंड फोर्थ नेम इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इसके बाद हमारे पास टू फॉर्म्स में होती है जनरल जर्नल, कि हम इसे टू फॉर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड या प्रॉपर फॉर्म एंड सेकेंडली स्केलेटन फॉर्म। सही है। इसके अंदर 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, देन पार्टिकुलर, देन पोस्ट प्रेफरेंस एंड DRCR। डेट, पार्टिकुलर, PR, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, ये 5 कॉलम होते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला है अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द जर्नल। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ट्रांजेक्शन होगी इसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। जस्ट इतना ही काम। अब इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। इट इज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप ऑफ द डुअल एंट्री सिस्टम। कि जो डुअल एंट्री सिस्टम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर एक चीज़ डेबिट होगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट होगी। तो ये क्या है, डुअल एंट्री सिस्टम है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि एक चीज़ जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ हम परचेज करें तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ पे करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई बगैर पैसे तो कोई कुछ देता नहीं तो हम उधार पे उस चीज़ को परचेज करेंगे। तो डुअल एंट्री सिस्टम हो रहा है ना एक तरीके से, कि हमने एक चीज़ परचेज की, उसके बदले या तो हमारा उधार इंक्रीज हुआ, क्रेडिट इंक्रीज हुआ, या हमारा कैश डिक्रीज हुआ। देन थर्ड स्टेप क्या है इसका, अ जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जो ये जर्नल होता है हमारा डेली अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है। मतलब जैसे भी कोई हमने ट्रांजेक्शन की, फौरन हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे जर्नल के अंदर। देन फोर्थ है नरेशन इज रिटन बिलो ईच एंट्री। अब जैसे हमने परचेजेस किए, ठीक है, तो परचेज किया तो हम इसमें नरेशन लिखेंगे कि ये हमने रिकॉर्ड किया। जैसे टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश, तो ये हमारी क्या हो गई, नरेशन। ये हमें बताना पड़ेगी कि हमने इस वजह से हमने ये काम किया, ये ट्रांजेक्शन इस वजह से हुई, तो इसे हम नरेशन कहते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट इज द अमाउंट इज रिटर्न इन द लास्ट टू कॉलम्स, डेबिट अमाउंट इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट इन क्रेडिट कॉलम। मतलब जो अमाउंट है, अगर परचेज किया है तो परचेज इज डेबिट हो रहा है, तो जो उसका अमाउंट होगा वो डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और जो कैश क्रेडिट हुआ है हमारा, तो वो हम जो उसका अमाउंट होगा वो हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी फर्दर, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म या प्रॉपर फॉर्म, एंड सेकंड होता है स्केलेटन फॉर्म। तो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को देखेंगे, देन इसके बाद हम स्केलेटन फॉर्म को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं जनरल जर्नल की स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि किस तरह से हम जर्नल को स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। हम पैटर्न की बात करें ना, तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंपनी का नाम लेंगे, कंपनी का क्या नाम है। तो यहाँ पे हमारे पास है अहमद ट्रेडर्स, तो हमने क्या किया, अहमद ट्रेडर्स लिखा। देन सेकंड लाइन में हम लिखेंगे जनरल जर्नल, क्योंकि हम जनरल जर्नल बना रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, देन सेकंड होता है पार्टिकुलर्स का कॉलम, फिर PR का कॉलम। अब ये यूज़ नहीं होता, क्योंकि अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया ना, तो पहले ज़रूरत पड़ती थी, अब ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कंप्यूटर में फीड हो जाता है। इसके बाद है फोर्थ कॉलम डेबिट का, डेबिट रिकॉर्ड, ये डेबिट, एंड फिफ्थ कॉलम है इसका क्रेडिट का। और हम जैसे डेबिट कर रहे हैं ना, जैसे कैश है डेबिट की साइड पे, तो लाइन के बिल्कुल इस तरफ बनाएंगे। लेकिन अगर हम क्रेडिट का करेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम जैसे MS कैपिटल में लिखा है, जगह छोड़ के, आपको जगह नजर आ रही है, तो आप यहाँ पे 1 उंगली की या 2 उंगली की जगह छोड़ के फिर लिखेंगे क्रेडिट साइड का। ये इस तरह से इसका पैटर्न है। फिर इसके बाद नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे दोनों तरफ, नरेशन स्टार्ट में, नरेशन के एंड में। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मार्जिन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन जस्ट पार्टिकुलर्स के कॉलम में होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम एक लाइन स्किप करेंगे, ये हमारा हो गया पैटर्न। अब इसी तरह से बाकी सारे भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते जाएंगे एक एक करके, और इसी तरह से नरेशन लिखेंगे, इसी तरह से कॉलम ब्रैकेट बनाएंगे, एंड इसी तरह से हम मार्जिन ड्रॉ करेंगे, ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें दूसरी वाली ट्रांजेक्शन से। देखिए दूसरी ट्रांजेक्शन है, ताकि इसके साथ ये मिक्सअप ना हो जाए। सही है। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पैटर्न समझ आया होगा। हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
On July 1st, Ahmed Traders started a business with a cash investment of 99,000. He completed the following transactions during the month of July. July 4th, purchased goods on account from Zahid rupees 22,800. अगर जैसे हमारे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन दी होगी ना, तो हम इसे जैसे अमाउंट दी होगी कि इसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, तो बैलेंस कभी भी जनरल जर्नल में नहीं जाता। बट यहाँ क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 99,000, मतलब उसने इन्वेस्ट किया है ना, तो जो इन्वेस्ट की अमाउंट है वो जाएगी ट्रांजेक्शन में, मतलब जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होगी। देन जुलाई 4 का क्या कह रहा है, परचेज किया उसने गुड्स ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे हमने परचेज किया है किससे, ज़हीर से। कितने अमाउंट क्या है इसकी, 22,800 से। अब थोड़ा सा मैं आपको फिजिकली दिखाती हूँ कि किस तरह से क्या हुआ है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा। ठीक है, कैश आ रहा है 99,000 से, और एमएस का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 99,000 से। अगर ये कहता ना जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो हमारे पास कैश आ रहा है। अगर ये कहता कि ऐसा फर्नीचर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम फर्नीचर को डेबिट करते हैं, या तो कहता है इक्विपमेंट ला रहा है, इक्विपमेंट में कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इक्विपमेंट ला रहा है तो हम उसे इक्विपमेंट डेबिट करते हैं और एमएच कैपिटल 99,000 से क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद है नरेशन, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। ये क्या है, हमारी नरेशन है। देन अब फोर्थ जुलाई 4 को क्या करता, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम ज़हीर रुपीज़ 22,800, मतलब इसने परचेज किया था ऑन अकाउंट, मतलब उधार पे। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, परचेज इज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, मतलब जो हमने परचेज किया है वो परचेज हो गया 22,800 से डेबिट, और अकाउंट्स पेबल उधार पे, इस वजह से अगर हमारा उधार पड़ेगा तो कहाँ जाएगा, परचेज करते हैं हम, तो हमारी जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री क्या होती है, मर्जेदार इन्वेंट्री हमारा असेट होता है, करंट असेट, क्योंकि बार बार वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है। अगर हम परचेज कर रहे होते हैं तो वो इंक्रीज होता है, जब हम इसे सेल कर रहे होते हैं तो वो डिक्रीज होता है, तो इसलिए वो हमारा क्या होता है, करंट असेट। इसकी वजह ये है कि जो 1 ईयर से कम अरसे में अगर वो चेंजेस आ रहे हैं उसमें बार बार, तो वो क्या है, वो करंट असेट है कि बार बार उसे परचेज करें, बार बार सेल करें, बार बार परचेज। लेकिन जो फिक्स असेट्स होता है ना, उसे बार बार हम परचेज नहीं करते, तो इस वजह से परचेज इज डेबिट। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल हमारा क्या है, करंट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि अकाउंट्स पेबल भी हम बहुत जल्दी पे कर देते हैं कि हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम इसे पे कर देंगे। और तकरीबन जो अकाउंट्स पेबल होता है ना, वो साल के अंदर अंदर ही पे करते हैं, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इसलिए ये हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी हमारी। और इसकी नरेशन हमने क्या बनाई, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। अब थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। अब थर्ड एंट्री है हमारी जुलाई 7 की, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुइन इलेक्ट्रॉनिक शॉप ₹18,000। अब क्या किया हमने, परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट। अब मैंने बताया था ना कि जो एक साल के अंदर जो खर्च हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, यूज़ हो जाए, तो वो हमारा करंट असेट है। अब ये ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी असेट ही है हमारा, लेकिन क्या, ये हमारा लॉन्ग टर्म असेट है, क्योंकि ये जो ऑफिस इक्विपमेंट है, क्या हम हर साल के कंप्यूटर चेंज करते रहते हैं, नहीं ना, कंप्यूटर भी एक हमारा इक्विपमेंट है। ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो या प्रिंटर है, प्रिंटर भी हम लोग क्या हर साल चेंज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम 3 4 5 साल 10 साल जितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, उतने टाइम तक हम इसका यूज़ करते हैं, देन कंज्यूम करते हैं, देन उसे हम सेल आउट कर देते हैं। अगर हम आगे सेल आउट करना चाहते हैं, कोई न्यू अगर टेक्नोलॉजी आ गई, तो इस वजह से हम सेल करके न्यू परचेज करते हैं, तो वो काफ़ी अरसा निकाल लेता है, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट हो गया। फिर एग्रीमेंट क्या, हम परचेज करें जब एसेट इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एसेट परचेज करने की वजह से क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा 18,000 से, और क्रेडिट किया है तो वापस अकाउंट्स पेबल की बात हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा 18,000 से, रिटर्न कर देते हैं, तो इस वजह से। अब जैसे हमने कहा था ऑफिस पेमेंट 18,000 और अकाउंट्स पेबल 18,000 से क्रेडिट हो जाएगा, तो इसकी सीधी सीधी नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनाने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे पहले आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड, हर नरेशन से पहले आपको लिखना है टू रिकॉर्ड। अब जैसे कह रहे हैं ना, परचेज कर रहा है वो, तो परचेज लिख दो, और ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहा है तो परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, सेल कर रहा है तो सोल्ड मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, दैट्स इट। इतना, इससे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी मुश्किल लगता है तो क्वेश्चन है आपके पास,
जैसे एक क्वेश्चन है, अब इसमें देखो जुलाई 4 की खुद ही एंट्री दी हुई ना, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ना। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या नरेशन लिखो ना, तो टू रिकॉर्ड लिख के टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, ठीक है। फ्रॉम जहीर तक भी लिख सकते हो। जस्ट ये अमाउंट है ना, अमाउंट आपने नरेशन में नहीं लिखनी, क्योंकि आप ऑलरेडी अमाउंट जो है वो डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में शो कर चुके हो, तो अमाउंट की नीड नहीं होती। तो टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम जहीर, इसे भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहा कि आप नरेशन में क्या लिखो, आपको प्रॉब्लम होती है नरेशन लिखने में, तो सबसे आसान तरीका इसका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब कह रहा है जुलाई 10 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन अकाउंट ₹12,000। जो गुड्स है वो हमने सेल किए, दो तरीके से सेल किए। एक कह रहा है कैश पे किए 15,000 से, और एक कह रहा है ऑन अकाउंट मतलब उधार पे किए 12,000 से। तो टोटल कितने की सेल की उसने? 27,000 की। अब गुड्स है, गुड्स का मतलब वही इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो उसने क्या सोल्ड किए, सोल्ड के मतलब सेल किए, उसे सेल कर दिया। तो क्या करेगा, हमारे पास से जो एसेट है, हमारा करंट एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो सेल कहाँ जाएगा? क्रेडिट पे। और नहीं दिया देता तो सिंपल सी बात है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, कुछ भी दे सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। तो सेल्स क्रेडिट 27,000 से, और इसकी वजह से हमें हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है 15,000 से। जब एसेट इंक्रीज होगा तो कहाँ होगा? डेबिट साइड पे। तो 15,000 से कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब 15,000 से डेबिट कैश हो जाएगा। और अकाउंट ऑन अकाउंट मतलब उधार, हमारा जो रिसीविंग राइट्स है ना हमारे, वो इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है हमारा। तो वो अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या है? करंट एसेट। ये सारे मैं टर्म्स अच्छे से बता चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक एक टर्मिनोलॉजी अच्छे से मैंने डिफाइन किए कि अकाउंट रिसीवेबल क्यों एसेट है, किस वजह से, सारा कुछ मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बट फिर भी कोशिश कर देती हूँ कि मैं वीडियो के बीच बीच में आपको बताती रहूँ। तो ऑन अकाउंट कह रहा है मतलब रिसीविंग राइट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल 12,000 से भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अब एंट्री भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि 15,000 से हमारे 15,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, रिसीविंग राइट्स मतलब अकाउंट रिसीवेबल हमारा डेबिट हो रहा है 12,000 से, और सेल्स हमारे क्रेडिट हो रहे हैं 27,000 से। अब इसकी एंट्री मैंने सीधी सीधी बना दी है नरेशन के टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। अब एंट्री नंबर मतलब जुलाई 17 पे चलते हैं। अब इसमें कह रहा है पे टू जहीर ₹13,400। जहीर से हमने क्या शुरू में परचेज किया था ना गुड्स, तो यहाँ पे लिखा है ना 22,800, तो अब उसे हम पे कर रहे हैं। तो सीधी सीधी एंट्री बन जाएगी अकाउंट्स पेबल। हमारा क्या वहाँ पे पड़ा था? परचेजेस डेबिट हुए थे और अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हुआ था। अब डिक्रीज होगा अकाउंट्स पेबल, तो डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी वजह से हम पे कर रहे हैं ना, पे करें तो हमारा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है तो हम कैश भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कैश हमारा क्रेडिट होगा। तो अमाउंट क्या होगी? 13,400 से अकाउंट्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर और हम एंट्री भी देख लेते हैं, यही बनी है जुलाई 17 की एंट्री, अकाउंट्स पेबल डेबिट कैश क्रेडिट 13,400 से और 13,400। इसकी नरेशन क्या बना दी सीधी सीधी? टू रिकॉर्ड पे टू जहीर, सिंपल। इसमें लिखा हुआ था ना पे टू जहीर ₹13,400, तो हमने क्या किया? अमाउंट हटा के जस्ट टू रिकॉर्ड आगे लगा दिया, टू रिकॉर्ड पे टू जहीर, सिंपल। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब वो कह रहा है जुलाई 22 कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ₹4,000। अब जो हमने कस्टमर को हमने उधार पे दिया था ना सामान, यहाँ पे दिया था ना ऑन अकाउंट 12,000 से, तो उसकी पेमेंट कितनी हो रही है हमारे पास? कलेक्शन कितनी हो रही है? 4,000 रुपये। मतलब क्या हो जाएगा? हमारे रिसीविंग राइट्स कम हो जाएंगे और हमारे पास इसकी वजह से कैश आ जाएगा। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। एंट्री पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो देखिए कैश क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन की वजह से क्या होगा? हमारे पास कैश आएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 4,000 से। नरेशन क्या है इसकी? टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब है एंट्री नंबर जुलाई 26 परचेज ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम कैश ₹2,500। मतलब हमने परचेज किया ऑफिस सप्लाईज कैश पर 2,500 से। सप्लाईज क्या होती हैं? ऑफिस सप्लाईज मतलब जैसे थ्रेड्स हो गई, पेन हो गई, स्टेशनरी जो होती हैं, सारी होती हैं ऑफिस सप्लाईज। तो ऑफिस सप्लाईज परचेज हुई है, मतलब हमने इसको हमारी कंपनी ने हमने इसे परचेज किया है और उसके बदले हमने इसे क्या दिया है? कैश दिया है। तो अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ऑफिस सप्लाईज डेबिट 2,500 से और
कैश जा रहा है ना हमारे पास, इस वजह से तो कैश क्रेडिट हो जाएगा 2500 से। अब एंट्री बन जाएगी, नरेशन सीधी सीधी बन जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफिस सप्लाईज। अगर आगे फॉर कैश लगाए तो लगाए, नहीं लगाना तो इट्स ओके। आप अपने हिसाब से नरेशन बना सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही जो मैंने बनाई वही सेम बनाए, बट सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। अब जुलाई 30 को क्या काम हो रहा है, पेड ऑफिस सैलरीज ₹16,000। अब क्या किया हमने, जो ऑफिस सैलरीज है वो पे की है हमने 16,000 से। अब जाहिर सी बात है, ऑफिस हमने खोला हुआ है तो वर्कर्स एम्प्लॉइज वगैरह हमने रखे होंगे, तो अब उनको सैलरी भी तो देनी है ना हमने। तो ऑफिस सैलरीज कितनी है, 16,000 से। जो ऑफिस सैलरीज होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है, वो हमेशा इंक्रीज, एक्सपेंस हो रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो सारे एक्सपेंस हो रहा है तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से डेबिट हो रहा है 16,000 से, और इसकी वजह से हमारा कैश जा रहा है 16,000 से। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पैटर्न भी शुरू कर देते हैं। इतना मैंने समझाया था तो समझ आया होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म वाला आपको मैंने समझा दिया अच्छे से। अब नेक्स्ट जो है वो है स्केलेटन फॉर्म के, वो किस तरह से करते हैं, किस तरह से जनरल बनाते हैं। नॉर्मली जो पेपर में बनाते हैं वो स्टैंडर्ड या प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं, और स्केलेटन फॉर्म जस्ट सिखाने के लिए बता रही हूँ, या हम इसे रेफर करते हैं जब अपने पास, तो हम इस तरह से बनाते हैं। स्केलेटन फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम बोर्ड वगैरह में जो बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं स्केलेटन फॉर्म पे। रज़ाक एंड कंपनी, और जनरल लिखेंगे इसी तरह से ही, बस क्या जो लाइन मार्जिन होती है ना वो नहीं बनेंगी, पीआर का कॉलम नहीं आएगा और डेट का कॉलम आएगा, डेट का कॉलम किसी का कॉलम नहीं आएगा, विदाउट कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसी तरह से यहाँ पे डेट नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास नंबर्स हैं ABCD करके, अल्फ़ाबेट से हमारे पास, सो हम अल्फ़ाबेट से लिखेंगे, अगर नंबर होंगे तो 1 2 3 करके लिखेंगे। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट में इसी तरह से एक दो उंगलियों की जगह छोड़ के क्रेडिट साइड पे, और डेबिट का अमाउंट जो है वो आगे की तरफ होगा, क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा सा इस तरफ होगा, ताकि हमें पता चले कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। ठीक है, सो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो पिछला क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजेक्शन्स ऑफ रज़ाक एंड कंपनी आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहली एंट्री है, रज़ाक स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹45,000 एंड इक्विपमेंट इन द शेप ऑफ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर वैल्यूड एट ₹80,000। अब रज़ाक ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है, एक कैश की भी इन्वेस्टमेंट की और इक्विपमेंट की भी इन्वेस्टमेंट की है। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर रज़ाक सिर्फ अगर कैश ला रहा है ना तो कैश लिखा है, अगर वो इक्विपमेंट लाता, अगर वो फर्नीचर लाता तो फर्नीचर भी लिखते हैं हम डेबिट साइड पे। तो कैश कितने का ला रहा है रज़ाक, 45,000 का, और इक्विपमेंट ला रहा है 80,000 का। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या बनी हुई है, कैश डेबिट 45,000 से, इक्विपमेंट डेबिट 80,000 से। जो कैश है वो हमारा करंट एसेट है, और जो हमारा इक्विपमेंट है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। तो दोनों एसेट है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों डेबिट हो जाएंगे, और रज़ाक का कैपिटल वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो कैपिटल है वो जब इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो 125,000 से हमारा क्या हो रहा है, रज़ा का कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे मार्जिन्स नहीं लगेंगी स्केलेटन फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में मार्जिन्स लगती थी ना कि जैसे एंट्री मुकम्मल हुई तो वहाँ पर मार्जिन लगेगी, यहाँ पे मार्जिन भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट सीधा नेक्स्ट एंट्री आएगी। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब एंट्री नंबर बी, purchased merchandise on account from Kadir ₹16,000 and for cash ₹24,500। मतलब जो इन्वेंट्री है वो हमने परचेज की अकाउंट पे भी और कैश पे भी। अकाउंट पे मतलब उधार पे, क्रेडिट पे, और कैश पे मतलब हमने उसको सीधे कैश दे दिया और हमने वो इन्वेंट्री परचेज कर ली। तो अब एंट्री की तरफ चलते हैं। तो सीधे परचेजेस डेबिट हो जाएगा 40,500 से, देन क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश हमारी तरफ से जा रहा है, तो 24,500 से हमने कैश पे किया और बाकी हमने उधार पे परचेज किया ना, तो उधार हमारा इंक्रीज हो रहा है, जब उधार बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उधार कितने से बढ़ रहा है, 16,000 से। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। और रिलेशन इसकी बनेगी, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन अ
इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। एंट्री नंबर सी, सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹21,000 एंड ऑन अकाउंट ₹6,800। अब क्या इन्वेंट्री जो है वो हम सेल कर रहे हैं, कैश पर भी और क्रेडिट पर भी। एंट्री हमने की कैश डेबिट 21,000 से, एंड रिसीविंग राइट्स भी हमारे इंक्रीज हो गए ना इसकी वजह से, जब हमने उधार पे सेल किया तो 6,800 का हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो क्या डेबिट हो गया। इसी तरह से हमने सेल की, जब सेल करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री है वो डिक्रीज होगी, कम होगी, तो सेल्स क्या हो जाएगी क्रेडिट। हमने कहा था ना कि जो सेल्स होती है वो हमेशा ही क्रेडिट होगी, परचेज हमेशा डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट। 27,800 से इसकी नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन अकाउंट। इसके बाद एंट्री नंबर डी है, उस पर चलते हैं। अब एंट्री डी क्या कह रहा है, रिटर्न मर्चेंडाइज टू कादिर ₹900। जो कादिर है उसको हमने मर्चेंडाइज जो है वो रिटर्न की है, हमने उससे परचेज की होगी पिछली एंट्रीज में। बी एंट्री देखें यहाँ पे, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम कादिर ₹60,000। यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, इसे परचेज किया था उधार पे भी और कैश पे भी, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं कादिर को। अब ये एक चीज़ याद रखिएगा, जो रिटर्न होता है ना वो रिटर्न, या हमें जो परचेज डिस्काउंट या परचेज रिटर्न अलाउंस मिलता है ना, वो हमें जस्ट उधार पे क्रेडिट पे मिलता है। जैसे हमने उधार पे क्रेडिट पे परचेज किया, अब देखिए हमने यहाँ पे परचेज किया दो तरीके से, एक कैश पे 24,500 से, और 16,000 हमने अकाउंट पे मतलब उधार पे परचेज किया। तो जो उधार वाले अमाउंट है ना 16,000, उसमें से हम उसे रिटर्न करें, तो जब रिटर्न करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज जब डेबिट होता है, ठीक है, उसकी अगेंस्ट रिटर्न कर रहे हैं। जब उसे परचेज करें तो डेबिट हो रहा है, जब उसे रिटर्न करें हमारे पास से जो इन्वेंट्री वो जा रही है तो क्या हो जाएगा वो क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्या हो जाएगा क्रेडिट, और इसकी वजह से हमारा जो उधार है वो कम हो रहा है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी एंट्री होगी बी, देखना आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है, जो डेबिट हो रहा है, और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना जो रिटर्न एंड अलाउंस होगा या परचेज डिस्काउंट होगा ना वो हमेशा उधार पे होगा, जो हमने उधार पे चीज़ परचेज की होगी, कैश पे रिटर्न नहीं होता, ठीक है। अब इसकी नरेशन क्या बनेगी, टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न टू कादिर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर ₹1,300। मतलब जो कस्टमर था उसने हमसे मर्चेंडाइज परचेज की थी, तो अब वो आके हमें रिटर्न कर रहा है, मतलब हमने सेल की थी तो वो हमारा कस्टमर बना था, अब कस्टमर हमें रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट होती है, तो अब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, एंड अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमारे रिसीविंग राइट्स इंक्रीज हुए थे ना, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, ये डेबिट हो रहा था। अब क्या हो रहा है, रिसीविंग राइट्स इसकी वजह से हमारे कम हो रहे हैं, मतलब हमारी जो सेल हो गई वो कम हो गई, रिटर्न कर दिया ना उसने हमें, तो हमारी जो सेल है वो वापस आ गई हमारे पास, और रिसीविंग राइट्स जो थे हमारे वो कम हो गए तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर एफ, कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक ₹14,700। मतलब हमारे पास कैश था, ठीक है, हमने वो डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, अगर बैंक में हो या हमारे पास हो फ़र्क क्या पड़ता है, बस फ़र्क इसमें आएगा, एंट्री में आएगा कि हमारे पास ऑन हैंड कैश नहीं है, हमारे बैंक में कैश है, तो जस्ट एंट्री क्या बनेगी, सीधी सीधी बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, कैश हमारे पास से कम हो रहा है और हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, तो यहीं बनेगी एंट्री। यहाँ लिखा हुआ है ना बैंक डेबिट 14,700 से, और कैश हो रहा है क्रेडिट 14,700 से, और इसकी नरेशन भी सीधी सीधी बन जाएगी, टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, एंट्री नंबर जी, पेड रेंट ₹3,000 एंड कमीशन ₹2,200। मतलब जो रेंट है वो पे कर रहे हैं और कमीशन भी पे कर रहे हैं हम, तो ये कमीशन एक्सपेंस है। रेंट हम पे करें तो रेंट मतलब एक्सपेंस है, अगर हमें कोई रेंट मतलब हमारी कोई जगह है, कोई ज़मीन है हमने, या कोई घर है या कोई शॉप है, हमने उसे मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी तो हमने उसे रेंट पे चढ़ाया है, ठीक है, रेंट पे दिया है किसी को, तो वो रेंट अगर आ रहा होता तो रेंट इनकम होता। अब हमने कोई चीज़ खुद, जैसे अपनी एक शॉप है वो हमने उसे किसी से रेंट पे ली है, तो हम उसे रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट क्या हो जाएगा एक्सपेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है रेंट एक्सपेंस, सही है। और कमीशन एक्सपेंस क्या, हमने कोई किसी से काम करवाया, कोई सर्विस किसी की ली, ठीक है, कोई सर्विस अगर किसी से ली हमने, तो ये क्या है कमीशन एक्सपेंस देगा। अगर हम खुद कमीशन
किसी को देते मतलब किसी को अगर हम अपनी सर्विसेज देते और वो उसकी जगह हमें कमीशन देता, ठीक है, तो वो हमारा होता कमीशन इनकम। अभी यहाँ पे क्या करें, हम कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, कमीशन एक्सपेंस डेबिट, और इसकी जगह क्या हमारा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट 5200 से। इसकी सीधी सीधी एंट्री टू रिकॉर्ड पेड रेंट एंड कमीशन एक्सपेंसेस। अब एंट्री नंबर एच। अब एंट्री नंबर एच क्या है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹5100 फॉर पर्सनल यूज़। मतलब बैंक से विड्रॉ किए 5100 किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए हम कोई अमाउंट विड्रॉ करते हैं ना, बैंक से करें, कैश पे करें, कोई फर्नीचर में करें, किसी भी चीज़ पे करेंगे, तो हमारा डेबिट क्या हो जाएगा, ड्राइंग। मतलब हम विड्रॉ कर रहे हैं किसी लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हमारे बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है। अगर कहते हैं ना बिजनेस यूज़ के लिए, तो हम इसे विड्रॉ लिखते हैं। बट अभी क्या करें हम लोग, सीधे सीधे हम लोग खर्च कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, कोई रेंट है, कोई स्कूल की फ़ी है अपने बच्चे की, तो वो सब पर्सनल यूज़ में जाता है। तो पर्सनल यूज़ अगर होगा तो ड्राइंग हमेशा डेबिट हो जाएगा। सही है। जब कैपिटल जैसे इंक्रीज़ होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और अगर इसकी कैपिटल से हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है, अगर उसकी बड़ा से हम उल्टी बात करें कि उसके हमने अपने बिजनेस से हमने पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, ड्राइंग में। और जब वो क्रेडिट होता है कैपिटल, तो उसके बरक्स अगर हम उससे पैसा निकाल रहे हैं तो क्या होगा, डेबिट। मतलब ड्राइंग हो जाएगी डेबिट। और कह रहा है कि बैंक से विड्रॉ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 5100 से। टू रिकॉर्ड विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब एंट्री नंबर आई, लास्ट एंट्री है हमारी, लास्ट एंट्री है वो भी देख लेते हैं। पेड टू कादर ₹4900, डिस्काउंट ₹100। हम कादर को कितना पे करें, 4900 का डिस्काउंट भी दे रहा है हमें कादर, कितने का, 100 रुपये का। तो मतलब हमारे 5000 से हमारी उधारी कम हो जाएगी, और हमारा जो पेमेंट है वो हम कितना करें, 4900 से, और 100 रुपये क्या हो जाएगा हमारा परचेज डिस्काउंट, ठीक है। चलिए एंट्री पे चलते हैं। ये आ गई हमारी एंट्री। हमारा उधार कितने से कम हुआ, 5000 से। 4900 हम लोग इसे पे कर रहे हैं, ये रखना 4900 हम इसे पे कर रहे हैं। अब डिस्काउंट हमें मिल रहा है 100 रुपये का, खुद कह रहा है कि डिस्काउंट हमें 100 रुपये का मिल रहा है, तो क्या एंट्री बन जाएगी, टू रिकॉर्ड पेड टू कादर विथ परचेज डिस्काउंट। मतलब वो परचेज पे हमें डिस्काउंट भी पे दे रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।